Hello students, welcome to online classes in Gayatri School Arnia. Today we shall read about voice. Voice वाच्य। देखिए आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 10 में ये 2 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स, मतलब 2 नंबर का आता है आपके कक्षा 10 में बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि टेंस अच्छी तरह से आप याद कर लेना टेंस को। अगर आपको टेंसेज नहीं आते हैं तो ये मैं पहले बता देता हूँ, आप वॉइस नहीं पढ़ सकते, नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी वॉइस। तो वॉइस को पढ़ने के लिए आपको टेंस का ज्ञान होना जरूरी है बिल्कुल। देखिए वॉइस अपने टॉपिक पर चलते हैं। वाच्य, वॉइस का मतलब क्या होता है? वाच्य। और ये जो वॉइस होते हैं, वॉइस के 2 प्रकार होते हैं। सिंपली ये बिल्कुल वॉइस के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है एक्टिव वॉइस और जो दूसरा प्रकार है वो क्या है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। तो पहला तो कौन सा है? एक्टिव वॉइस, और दूसरा कौन सा है? पैसिव वॉइस। तो वॉइस को समझने की, पहले समझने की इच्छा रखिए आप। तो समझने के लिए आपको क्या करना है? टेंस का ज्ञान होना जरूरी है, पहली बात। तो दूसरी बात वॉइस वाच्य। अब इसमें क्या होगा? वाच्य कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। मतलब वॉइस के देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। तो वॉइस के 2 टाइप्स हो गए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब आप कहोगे कि एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तृवाच्य। क्या मतलब होता है? कर्तृवाच्य। और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। तो एक्टिव वॉइस किसे बोलेंगे? कर्तृवाच्य को। और पैसिव वॉइस किसे बोलेंगे? कर्मवाच्य को। तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। तो 2 नंबर आपको कैसे मिले ये सोचिए आप कि 2 नंबर कैसे प्राप्त करूं मैं। तो पहले टेंसेज का पूरा ज्ञान लीजिए आप, इसके बाद में ही आप वॉइस को पढ़ना, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए एक्टिव कर्तृवाच्य किसको बोलेंगे और अब कर्मवाच्य किसको बोलेंगे। देखिए कर्तृवाच्य जिसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता जिसमें क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? मैन होता है, मुख्य होता है। एग्जाम्पल देकर के समझाता हूं अभी आपको। कर्ता जिसमें मुख्य होता है वो क्या होता है? कर्तृवाच्य। और जिसमें ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, मतलब यह ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, कर्मवाच्य, उसी को बोलेंगे। देखिए एक सेंटेंस से समझना आप। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं। अब 2 सेंटेंसेज हैं ये आपके सामने। अब आप दोनों का अर्थ निकालिए। दोनों का अर्थ निकालिए। क्या 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 अर्थ होता है इनका, आपको पता लग जाएगा कि कर्तृवाच्य कौन सा है और कर्मवाच्य कौन सा है। तो आप इनका अर्थ निकालिए, अभी आपको मालूम लग जाएगा कि क्या है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। तो अर्थ निकालेंगे। शी कुक्स फूड। शी कुक्स फूड, इसका अर्थ होता है कि वह खाना पकाती है। क्या अर्थ होगा इसका? वह खाना पकाती है। तो फूड इज कुक्ड बाई हर, इसका अर्थ क्या होगा फिर? मतलब इसको डायरेक्टली कह दिया कि वह खाना पकाती है, और इसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्टली। फूड इज कुक्ड बाई हर, खाना उसके द्वारा पकाया जाता है। खाना, क्या अर्थ होगा इसका? खाना उसके द्वारा पकाया जाता है। तो इसका अर्थ हो गया कि खाना उसके द्वारा पकाया जाता है। तो सीधी सी बात है, ये तो है एक्टिव वॉइस। समझ गए? ये तो एक्टिव वॉइस है ये।
और जो दूसरा है आपका ये क्या है, पेसिव वॉइस। अब देखिए ये एक्टिव वॉइस है और ये क्या है, पेसिव वॉइस है। अब समझेंगे कि सर आप कह रहे थे कर्ता प्रमुख होता है। देखिए इसमें सबसे पहले किसको लिखा जा रहा है, कर्ता। सी कौन है, सब्जेक्ट है ना, तो ये सब्जेक्ट आ रहा है और ये कर्ता से स्टार्ट हो रहा है वाक्य। ये देखिए फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने बताया था आपको, कर्म बताया था पहले भी, टेंसेज में भी। तो ये कर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो कर्ता से स्टार्ट हो रहा है और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, कर्म से स्टार्ट हो रहा है, कर्म वाच्य से। तो इसको कर्म वाच्य बोलेंगे और इसको ऊपर को क्या बोलेंगे, कर्तृवाच्य। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब कि एक्टिव से वाक्य को पेशिव में किस प्रकार से बदला जाता है, कैसे चेंज किया जाता है। तो इसको चेंज करने के नियम अभी बताता हूं मैं आपको, एक बार ये नोट कर लीजिए आप। अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम, यहां लिखिए आप, यहां लिखिए एक्टिव से पेसिव में, एक्टिव से पेसिव में, या लिख सकते हो आप, से को हटा दीजिए, शॉर्ट लिख लीजिए, एक्टिव को पेसिव में बदलने के सामान्य नियम। देखिए नियमों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम, एक एक नियमों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मतलब एक्टिव से आप क्या कर रहे हो, पेसिव, एक्टिव वॉइस से क्या बना रहे हो आप, पेसिव वॉइस बनाना पड़ेगा आपको। तो बदलने के सामान्य नियम कौन कौन से हैं, जनरली रूल कौन कौन से हैं जो लागू होते हैं किसी सिंपल सेंटेंस को, मतलब किस प्रकार से पेसिव में बदला जाता है। एक एक टॉपिक वाइज समझिए आप। देखिए फर्स्ट बात तो यह है कि जिस वाक्य में कर्म होगा, मतलब ट्रांजिटिव जो वर्ब है, जो सहकर्मक क्रिया जिसको बोलते हो आप हिंदी में, उसी का पेसिव बनता है। हर जो सेंटेंस है उसका पेसिव नहीं बनता है। तो कर्म होना चाहिए, सहकर्मक होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनेगा पेसिव वॉइस। तो एक्टिव को पेसिव में बदलने के सामान्य नियम, तो फर्स्ट नियम लिखिए आप। पहला नियम क्या है, ऑब्जेक्ट को, ओबी का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख दो। ऑब्जेक्ट को किसके स्थान पर रख दो, सब्जेक्ट के स्थान पर रख दो। अब देखिए नंबर 2, नियमानुसार, नियमानुसार HV का प्रयोग करो। इन नियमों से पढ़ोगे ना आप तो कोई नहीं रोक सकता, आप पेसिव बना सकते हो। मतलब नियमानुसार क्या, नियम के अनुसार HV का प्रयोग कीजिए। आप किसका प्रयोग करोगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिए। HV की फुल फॉर्म जानते हो, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं, डू डज वाज वर वगैरह हैं, समझ गए। अब मैंने ये क्यों लिखा है, देखिए नियमानुसार क्यों लिखा है यहां पर।
इसका मतलब जान रहे हो आप, मतलब इसमें टेंस चेंजेज होते हैं। टेंस क्या होते हैं, बदलते हैं, इसमें टेंस चेंज होते हैं जब एक्टिव से पेशिव बनाते हैं। तो टेंस चेंज की सारणी में आगे बताऊंगा अभी आपको, पहले ये रूल्स बता रहा हूं कि टेंस किस प्रकार से चेंज होते हैं, ये आगे बताऊंगा। तो नियमानुसार किसका प्रयोग करोगे, HV का प्रयोग करो। नंबर 3 रूल, MV की 3rd फॉर्म का प्रयोग करो। MV की किसकी फॉर्म का प्रयोग करो, 3rd फॉर्म का प्रयोग करो। पेशिव में ये ध्यान रखना, मेन वर्ब की हमेशा ही, एक्टिव से पेशिव बनाओगे आप तो मेन वर्ब की हमेशा ही 3rd फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, 3rd फॉर्म। ये मेनली रूल है इसका, मुख्यतः यही रूल है कि हमेशा मेन वर्ब की तो 3rd फॉर्म में लगानी है आपको, ये तो आप नोट कर लेना। तो मेन वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग करो, चाहे वो इंट्रोगेटिव वाक्य हो, कोई सा ही वाक्य हो, उसमें क्या करना आपको, 3rd फॉर्म का यूज करना है। इसके बारे में देखिए नंबर 4 रूल को पढ़ेंगे हम। बाई का प्रयोग करो, बाई का क्या करो, प्रयोग करो। किसका प्रयोग करोगे, बाई का प्रयोग करोगे। इसके बाद में देखिए नंबर 5, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दो। मतलब जो सब्जेक्ट है उसको किसके स्थान पर रख दो, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। मतलब यहां तो क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को ला रहे हो, और यहां ऑब्जेक्ट की जगह किसको ले जा रहे हो, सब्जेक्ट को ले जा रहे हो। किसको ले जा रहे हो, सब्जेक्ट को ले जा रहे हो। तो 5 रूल पढ़िए आप एक बार पहले। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया। अब देखिए सीधा सा रूल बताऊंगा आपको क्या है। अगर किसी व्यक्ति का नेम आता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति का नेम आता है पर्टिकुलर, तो नाम आता है तो नाम को नाम ही रखते हैं। नाम को क्या लिखते हैं, नाम में लिखेंगे। जैसे भाई रमेश, भाई सुरेश, भाई सीता, समझ गए ये सब। अगर प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन जो फर्स्ट केस है वो 3rd केस में बदलेगा। फर्स्ट केस किस में बदलेगा, 3rd केस में। जो फर्स्ट प्रोनाउन है वो किस में बदलेगा, 3rd केस में बदलेगा। और रूल आपके सामने है ही। अब देखिए आप इसको इतना बड़ा न लिख करके शॉर्टली भी इसी से बना सकते हो। इसके लिए आप एक रूल भी लिख सकते हो, यहाँ रूल लगा लीजिए, सूत्र भी लिख सकते हो कि सर आप इतना, ये तो समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो रूल लिख लीजिए आप। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV की 3rd फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट या जो प्रोनाउन है वो आएगा। ये सूत्र देखिए, इसी से बन गया ना ये सूत्र आपके सामने, ये लिखा हुआ है, ये 5 रूल्स हैं। तो इसी से सूत्र बना दिया आपने। सबसे पहले किसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में किसको लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में किसको लिखेंगे, मेन वर्ब की 3rd फॉर्म का हमेशा यूज करेंगे। फिर बाई लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट। और अब या फिर जो प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन को 3rd में चेंज कर देंगे। 3rd में कैसे चेंज कर देंगे, ये सब पढ़ा आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। आई माई मी, क्या होगा, आई माई मी। सी हर हर, यू योर यू, वी ओवर अस, समझ गए। इनको चेंज कर देंगे। तो ये एक बार फिर से मैं बता देता हूं, एक बार उतार लीजिए इनको,
मैं बताता हूं कि कैसे चेंज करेंगे प्रोनाउन को। देखिए इस प्रकार से शॉर्टली मैं लिख देता हूं आपके लिए, पेशिव में जो काम में आएगा वो टेबल। देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए आई है, ये पूरी प्रोनाउन टेबल नहीं बना रहा हूं मैं, आपको जो पेशिव में काम में आएंगी केवल वो बता रहा हूं। तो आई ये फर्स्ट केसेज है, समझ गए? आई कौन सा है? फर्स्ट है, ये सेकंड केसेज हो गया है और ये थर्ड, समझ गए? तो आई को किस में कर देंगे? देखिए आई का सेकंड होता है, यहां पर केसेज होता है माई, तो आई माई मी, समझ गए? आप उतारते जाना इसको। फिर देखिए दूसरा है आपका वी ओवर अस। फिर थर्ड देखिए यू ओवर यू। फिर देखिए दे दियर देम, दे दियर देम, ये थर्ड में आ रहा है। फिर देखिए ही इज और हिम। और सी हर और हर। अब देखिए इसमें आपके सामने है, ये उतार लीजिए आप। मेनली इन्हीं को काम में लिया जाता है पेशिव में, समझ गए? तो ये देखिए पेशिव में किस प्रकार से इनको काम में लेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट केसेज पॉजिटिव केसेज कौन सा है? आई है, समझ गए? तो आई को किस में चेंज कर देंगे? मीम में चेंज कर देंगे, पेशिव में थर्ड वाले में कर देंगे, समझ गए? ऐसे ही वी को अस में चेंज कर देंगे, यू को यू में रहेगा, दे को देम में चेंज कर देंगे, ही को हिम में, सी को हर में। मतलब जो फर्स्ट वाला है ये, इसको किस में चेंज कर देंगे? ये ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। और ये सब्जेक्टिव केस है, समझ गए? तो इस सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। तो आप सीधा सा फॉर्मूला ये याद रखिए कि आई को मीम में, तो फर्स्ट वाले को किस में चेंज करना है आपको? थर्ड में। अब अगर इसी के साथ में क्या आता है, मान लीजिए इट आता है। कौन सा वर्ड आता है? इट, जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इट क्या है? जो अनइम्पोर्टेंट, तो इट का इट ही रहेगा। इट का क्या रहेगा? इट ही रहेगा, ये याद रखना। ये बोर्ड पर आ नहीं रहा आगे, तो मैं आपको जनरली बता देता हूं कि इट, इट से इट लिख लेना आप एक कॉलम और बना लेना। तो इसमें कॉलम में क्या लिखोगे आप? इट, इट से इट, इट से ITS।
तो इट, इट से फिर थर्ड वो ही रहेगा, उसका इट ही रहेगा, IT इट। तो ये कॉलम और बना लेना आप। तो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस हो गए आपके, समझ गए, बना लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम? मतलब फर्स्ट वाले को किस में चेंज कर दोगे? थर्ड में। फर्स्ट वाले को किस में चेंज कर दोगे? थर्ड में चेंज कर दोगे। नोट कर लो इसको। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। मैंने साधारण नियम आपको बताए एक्टिव से पैसिव में बदलने के। प्रोनाउन के नियम बता दिए कि किस प्रकार से प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का नेम आता है तो नेम की जगह, नाम की जगह क्या रखा जाएगा? नाम ही रखा जाएगा नाम की जगह। तो इसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी है। अब उदाहरण तो मैं बता दूं आपको, एक दो उदाहरण। पहली उदाहरण देखिए, एक वर्ड लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जैसे मान लीजिए ही टीचेज इंग्लिश, समझ गए? ही टीचेज इंग्लिश। तो ये क्या है? एक्टिव है ना, ये एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस है ये, तो इसको किस में चेंज करोगे? पैसिव में। तो पांचों रूल लगाओगे। तो आपको ये इस सेंटेंस में ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है ना, इसमें न नॉट, डू, डज कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब साधारण वाक्य है ये। तो इसमें क्या करते हैं कि आपको जो पहला रूल लिखाया कि ऑब्जेक्ट को किसके स्थान पर रखते हैं? सब्जेक्ट को। तो आपको वाक्य में ऑब्जेक्ट भी ढूंढना आना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ये है ऑब्जेक्ट, समझ गए? ऑब्जेक्ट है ना ये। ऑब्जेक्ट के बारे में देखिए, मेन वर्ब क्या है? ये मेन वर्ब है, समझ गए? और सब्जेक्ट क्या है इसमें? ये सब्जेक्ट है। तो ये तो सब्जेक्ट है, ये क्या है? मेन वर्ब, और ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। तो क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले टेंस की पहचान करो आप। सबसे पहले क्या करो? टेंस की पहचान करो। तो टेंस की पहचान कीजिए। इसमें मैंने बताया हुआ है कि टेंस की पहचान, इसमें क्या लगा हुआ है? ईएस लगा हुआ है, पता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। क्यों है? ये ईएस लगा हुआ आपके सामने, और मेन वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म। इसलिए आपको पहले टेंस मैंने बताया था कि टेंस पढ़ लेना आप अच्छी तरह पहले, बाद में एक्टिव कोई पैसिव है वो तभी समझ में आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी तभी आएंगे। तो पहले टेंसेज का ज्ञान अच्छी तरह से कर लेना। तो ये आइडेंटिफिकेशन कर लिया आपने, इसकी पहचान कर ली। क्या कर ली? इसकी पहचान कर लिया आपने कि ये पहचान, तो टीचेज है, ये क्या है? टीचेज। तो ही टीचेज इंग्लिश। अब पैसिव वाले नियम लगाएंगे हम। पहचान तो कर लिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। सूत्र में देखिए, सूत्र देख लो या रूल लिखा है वो देख लो। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो यहां क्या डालेंगे हम? इंग्लिश। समझ गए? बना, समझ लेना आप अच्छी तरह। ऑब्जेक्ट को लिख दिया। इसके बारे में नंबर 2 रूल था कि नियमानुसार, मतलब नियम के अनुसार एचवी का प्रयोग करो। नियमानुसार मतलब इसमें टेंस चेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, ये किस में चेंज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में चेंज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये इंग्लिश एक वचन है या बहुवचन है? सिंगुलर है ना, इसलिए इसके साथ में हम चेंज कर रहे हैं तो इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर है इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। तो इंग्लिश इज हो गया इज। तो सिंगुलर के साथ में किया, किस में चेंज भी हो गए?
प्रेजेंट सिंपल से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अभी जो सारणी लिखाऊंगा मैं आपको, ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। इसके बारे में देखिए जनरल रूल्स में क्या लिखाया था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की क्या करोगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो। तो इंग्लिश इज टीचेज, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, क्या होती है, टॉट। तो इंग्लिश इज टॉट, समझ गए, इंग्लिश इज टॉट। टॉट के बाद में अगला रूल देखिए क्या है, बाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई, समझ गए। इंग्लिश इज टॉट बाई, बाई लगा दिया ना, बाई के बाद में ही को किस में चेंज करोगे आप, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अरे प्रोनाउन टेबल में देखिए आप अपने में, याद कीजिए नहीं, ही हिज हिम, तो थर्ड में चेंज कर रहे हो ना, तो हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो इस प्रकार से बन गए ये पैसिव वॉइस, इंग्लिश इज टॉट बाई हिम। आया समझ में। तो इंग्लिश इज टॉट बाई हिम। दूसरा वाक्य लेते हैं, चलिए उसको बनाइए आप। ये एक्टिव है और आपको क्या बनाना है, इसका पैसिव बनाना है। आपको क्या बनाना है, पैसिव। तो बनाइए आप इसका। देखिए ये तो एक्टिव था, इसका ये आपने क्या बना लिया, पैसिव। अब देखिए बना लिया होगा आपने। सबसे पहले किसको लिखेंगे, टेंस की पहचान कर ली, ईट्स प्रेजेंट सिंपल टेंस है, समझ गए, किसमें बदलोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखोगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फ्रूट्स है ना, तो फ्रूट्स, फ्रूट्स। अब देखिए फ्रूट्स में भी एस लगा हुआ है, इसमें ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं पेशी, वो इसमें इसको ध्यान में रखना होता है। फ्रूट्स क्या है, प्लुरल है, क्या है, प्लुरल है, मतलब बहुवचन है। इसके साथ में इज का प्रयोग ना होकर के किसका प्रयोग होगा, कर तो कंटिन्यूस में ही रहे हो ना चेंज, तो आर का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, आर का, क्योंकि ऐसे ये बहुवचन में एक फल नहीं है, बहुत सारे हैं। तो फ्रूट्स के साथ में यहां लिखोगे आर, फ्रूट्स आर, समझ गए। तो फ्रूट्स के बाद में क्या लिखा आपने, आर। अब ईट की जगह क्या लिखोगे, ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, थर्ड फॉर्म का यूज किया आपने, तो फ्रूट्स आर ईटन, थर्ड फॉर्म के बाद में बाई का प्रयोग कर लिया आपने, बाई लगा दिया। अब देखिए सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, तो बाई हर, ये इसका पैसिव बन गया आसानी से। तो ये एक्टिव वॉइस था और ये पैसिव वॉइस बन गया। कारण बता दिया मैंने आर का क्यों आया है, नोट कीजिए इसको, फिर चलते हैं टॉपिक पर। नोट कीजिए इसको।
अब देखिए जो नियमानुसार वाला टॉपिक था अपना, उसको कि नियमानुसार, अब इसमें मेन क्या है, टेंस को चेंज करना। क्या है, और तो सब बता ही दिया मैंने, अब टेंस को चेंज करना है इसमें। तो यहां आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए टेंस संबंधित, टेंस संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधित परिवर्तन, मतलब टेंस किस प्रकार से चेंज होते हैं। डाल लिया आपने टेंस संबंधित परिवर्तन। तो इसके लिए एक सारणी बना देता हूं मैं आपके लिए, जो बिल्कुल इजी रहेगा, उसको याद कर लेना आप। क्या बना देता हूं, सारणी बना देता हूं आपके लिए सारे टेंसेज की। टेंस संबंधित परिवर्तन आपने डाल लिया ना हेडिंग, तो अब सारणी देखिए इसकी, आप इसके नीचे बना लीजिए, जिस प्रकार से मैं बनाता हूं उसी प्रकार से आप सारणी बना लीजिए। ऐसे बॉक्स खींच लीजिए पहले आप, इसी में बना देता हूं कि टेंस से संबंधित जो परिवर्तन हैं वो किस प्रकार से होंगे। जो टेंस संबंधित परिवर्तन हैं वो किस प्रकार से, आपको ये जो सारणी है वो बना देता हूं मैं आपके लिए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। ये आ नहीं रहा, दिख नहीं रहा आपको, तो ऊपर कर लीजिए, चलो फिर दिख जाएगा। ये दिख जाएगा, दिख गया आपको हैं। तो इसमें क्या पढ़ रहे थे हम, टेंस से संबंधित परिवर्तन। अब देखिए मैं बनाता हूं और आप लिखते जाइए कि इस सारणी को याद करना है आपको। तो ये सारणी बना देता हूं, इसमें क्या करेंगे, ये मिडिल इस प्रकार से बना लीजिए आप। अब देखिए ये इधर तो रहेगा आपका एक्टिव वॉइस और इधर रहेगा आपका पैसिव वॉइस। मतलब एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है वो पैसिव वॉइस में किस प्रकार से टेंस चेंज होगा, समझ गए। तो एक्टिव वॉइस में मान लीजिए कौन सा टेंस है, सबसे पहले कौन सा टेंस आता है, ये देखिए आप, सबसे पहले कौन सा टेंस आता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल। तो मान लीजिए सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल को लिखेंगे हम। जो फर्स्ट है आपका प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें या तो क्या आता है, ऐसे ही ऐसा आता है, या मतलब इसमें क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डज भी आते हैं, या फिर ऐसे ही ऐसा आता है, समझ गए। तो ये किस में चेंज हो जाएगा,
मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होगा ये। मतलब जो डू और डज हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे? डू और डज इज एम आर में चेंज हो जाएंगे। इज एम आर। और मेन वर्ब की आपको पता है कौन सी फॉर्म आएगी हमेशा ही, चाहे कोई सा ही वाक्य हो, थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो पहला टेंस कंप्लीट हो गया। मतलब ये या तो या आप ये याद रख लीजिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो किस में चेंज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पेशिव बनाते समय। एक्टिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पेशिव में प्रेजेंट एक्टिव में प्रेजेंट सिंपल है तो पेशिव इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मतलब डू और डज किस में बदल जाएंगे? इज एम आर में। इसके बाद में देखिए नंबर टू। नंबर टू पर कौन सा आएगा आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? ये भी लिख दीजिए, इज एम और आर। तो ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये कोई से भी टेंस में नहीं जाता है, मतलब अपने आप में ही रहता है। इसमें रहेगा अपने आप में, दूसरे टेंस में चेंज नहीं होगा, ये अपने आप में रहेगा। तो इज एम आर दे रखा है ना इसमें, तो इज एम आर प्लस इसमें क्या जोड़ देते हैं? इज एम आर के साथ में जो वर्ड जोड़ देते हैं वो यहां पर लिख रहा हूं मैं सारणी में। इज एम आर के साथ में बीइंग लगा देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? बीइंग वर्ड जोड़ देते हैं। और मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। और अपने आप में रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद में नंबर थर्ड, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये भी अपने आप में रहेगा, दूसरे टेंस में चेंज नहीं होगा, ये तो अपने आप में रहेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? अरे टेंस पढ़े है ना आपने, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज या हैव, ये आता है। बस इसके साथ में यहां तो बीइंग जोड़ रहे हो और यहां हैज है, के साथ में क्या लगा दोगे? बीन सब जोड़ दोगे। कौन सा सब जोड़ दोगे? बीन लगा दोगे यहां पर। और मेन वर्ब की बाद में वही थर्ड फॉर्म बताई हुई है, हमेशा ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें। तो हैज है के साथ में बीन जोड़ देंगे इसमें। अब देखिए नंबर 4, नंबर 4 ये आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें लिखिए आप नो चेंज। मतलब इसमें पेशिव बनता ही नहीं है। तो चौथे नंबर का टेंस है कौन सा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है, कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका पेशिव बनता ही नहीं है। समझ गए? अब आपको पता ही है प्रेजेंट के 4 हो गए ना। अब पास्ट में चलेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? पास्ट सिंपल आएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा? देखिए इसमें पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस मतलब किस में बदलेगा? इसी प्रकार से जो प्रेजेंट बदला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। किस में बदलेगा? पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस में, ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। तो यहां पर यह भी मेंशन कर दीजिए इसमें कि पास्ट सिंपल टेंस में या तो सेकंड फॉर्म आती है, आपको पता है सिंपल वाक्य में, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये लिख दीजिए डिड। तो डिड किस में बदलता है, मतलब वाज वर में बदलेगा। किस में बदलेगा, वाज या वर, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसके बाद में, समझ गए। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नंबर 5 हो गया ना। नंबर 6 देखिए, पास्ट सिंपल के बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। कौन सा आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये भी अपने आप में रहेगा, दूसरे टेंस में नहीं जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है इसके वाज एंड वर। तो लिखिए वाज या वर, इसके साथ में वही जोड़ देंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जोड़ा है, बीइंग। क्या जोड़ेंगे, बीइंग वर्ड जोड़ेंगे, और मेन वर्ब की साथ में थर्ड फॉर्म आ जाएगी हमेशा ही। तो वाज वर प्लस बीइंग कर देंगे। नंबर 7 देखिए, नंबर 7 कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। तो लिख दीजिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी अपने आप में रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, और हेड के साथ में वही बीन जोड़ देंगे, और बीन के बाद में क्या आ जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बीन के बाद में। तो हेड बीन हो जाएगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हेड बीन के बाद में कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए नंबर 8, नंबर 8 आएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप इसमें लिख दीजिए नो चेंज, मतलब इसमें पेसिव नहीं बनता है, इस टेंस में पेसिव बनता ही नहीं है, लिख दिया। इसके बाद में नंबर 9, नंबर 9 देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस। क्या लिखोगे, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस किस में चेंज होगा भाई, फ्यूचर सिंपल, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया। तो फ्यूचर सिंपल टेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया, समझ गए। अब देखिए अब क्या करोगे आप, फ्यूचर सिंपल हो गया। अब फ्यूचर यहां ये भी डाल दीजिए, फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हैं भाई, विल या सेल। तो ये किस में बदल जाएंगे, विल या सेल, यहां डाल दीजिए विल बी या सेल बी, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। विल बी या सेल बी प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। आगे देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
लिख लीजिए इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपको लिखना है नो चेंज, नो चेंज, मतलब जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसका पेसिव नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिख लीजिए इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या आता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, विल हैव या सेल हैव, ये तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है ही है। इसके साथ में क्या जोड़ देंगे, बीन वर्ड जोड़ देंगे, BWN। इसके साथ में क्या जोड़ देंगे, बीन वर्ड जोड़ देंगे। और लास्ट में आएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या करना है, नो चेंज। क्या करना है, नो चेंज। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या बनाना है, नो चेंज। तो ये सारणी आपकी कंप्लीट हो गई सारे टेंसों में। अब देखिए उतार लीजिए इस सारणी को, समझाता हूं मैं, सीधा तरीका बताता हूं आपको कि किस प्रकार से आपको याद करना है, कैसे याद रखना है इस सारणी को। पहले नोट कर लीजिए, इसको उतार लीजिए। नोट कर लो पहले। अब देखिए इस सारणी से आपको क्या पता लगा, मतलब 4 ऐसे टेंसेज हैं। 4 कितने टेंसेज हैं, ऐसे टेंसेज हैं जिनका पेसिव नहीं बनता है। 4 ऐसे टेंसेज हैं जिनका क्या नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है भाई, पेसिव नहीं बनता है। कौन कौन से हैं, तीनों तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीनों तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसके साथ में एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो रहे हैं, ये जो आपके सामने है, इसमें भी नहीं बनता है। तो इनका तो पेसिव बनता ही नहीं है। तो आपको मेनली ये याद रखना है कि 8 टेंसेज को याद रखना है। कितने टेंसेज को याद रखना है, 8 टेंसेज को चेंज करना आना चाहिए। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है चेंज करने का तरीका। जितने भी सिंपल टेंस हैं वो अपने ही कंटिन्यूअस में बदल जाएंगे। ये रूल याद रखिए आप, जितने भी क्या हैं सिंपल टेंस हैं, इंडेफिनेट हैं, वो अपने ही कंटिन्यूअस में बदल जाएंगे। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट का सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलेगा, और पास्ट का सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, और फ्यूचर का सिंपल है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलेगा। और जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं, जितने भी क्या हैं कंटिन्यूअस टेंस हैं, वो अपने आप में ही रहेंगे। और साथ में क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीइंग, BEING। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनमें बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीन। मैं जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में बीन लगा देंगे। इसके बाद में देखिए
और जो भी परफेक्ट कंटिन्यूस हैं उनमें बनते नहीं हैं। तो 4 ऐसे टेंसेज हैं जिनका पेसिव नहीं बनता है। तो नोट कीजिए ये सारणी आप। तो मैंने इस प्रकार से लिखा है कि जो रेड वाला लिखा है नो चेंज लिखा है अधिकतर। क्या लिखा है? नो चेंज। समझ गए? तो ये सारणी अगर आपको याद रहेगी, अगर ये सारणी आपको याद रहती है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप सिंपली बना सकते हो। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण देता हूं मैं। उतार लिया क्या आपने? ये उतार लिया होगा। अब देखिए समझते हैं इनको एक एक को। पहले सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखेंगे हम। कोई भी सिंपल सेंटेंस है उसका पेसिव कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक वर्ड लिखता हूं, बीच बीच में ही लिखता हूं, और आप सारणी में भी ध्यान रखिए और बनाते जाइए। सिंपल ही तो बना रहे हैं ना बस। हम क्या करेंगे, अपन सिंपल सीखेंगे बिल्कुल। पहले जो सिंपल वर्ड्स हैं, सिंपल सेंटेंसेज हैं, साधारण वाक्य को पेसिव में चेंज करना सीखेंगे। ये साधारण वाक्य को कैसे चेंज किया जाता है ये बता ही दिया, रूल दिखाई दिया आपको पहले साधारण वाक्य के। जैसे मान लीजिए मैं एक वाक्य लिखता हूं, ये वाक्य लिख दिया आपके सामने। ये वाक्य आई एम ईटिंग फूड, और ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। आपको इसको क्या करना है? पेसिव में चेंज करना है। आई एम ईटिंग फूड क्या है? ये एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस को आपको किस में चेंज करना है? इसको पेसिव वॉइस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? पेसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पेसिव में चेंज कर दीजिए इसको। अब नियम लगाएंगे। सबसे पहले मेरे वाला रूल लगाओ आप। टेंस की पहचान करो। अगर टेंस आती है तो करोगे आप, नहीं आती है तो नहीं कर पाओगे। इसमें एम और आई एन जी आ रहा है तो इज एम आर किस में आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं ना। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, टेंस की पहचान हो गई। अब ये याद रखो मन में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस में चेंज करते हैं? सारणी में देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसको कौन से टेंस में चेंज करते हैं? ये आप अपनी सारणी में देखिए। कौन से टेंस में चेंज करोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को? ये ध्यान रखिए आप। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता ही नहीं है, अपने आप में रहते हैं, मतलब अपने आप में ही रहेगा। सारणी में बताया हुआ आपको। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को लिखेंगे हम। तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई? फूड है ना। तो ऑब्जेक्ट फूड है तो फूड को लिखिए फूड। ऑब्जेक्ट को ले लिया। अब फूड के साथ में देखिए यहां तो एम लगा हुआ है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही एच वी का प्रयोग करेंगे। समझ गए? तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, ये एक वचन है, इसलिए अपने आप में रहेगा ये टेंस। तो इज का इज रहेगा, इसमें क्या रहेगा? इज। तो फूड इज। अब देखिए इज एम आर के साथ में, ये तो कंटिन्यूस वाला वाक्य है। कौन सा है? कंटिन्यूस वाला। तो इज एम आर के साथ में क्या जोड़ेंगे हम? बीइंग जोड़ते हैं। लिखाया था ना सारणी में बीइंग। तो फूड इज एम आर के बाद में बीइंग लगाएंगे, तो एक ले लिया इज के बाद में बीइंग लगा दिया। फूड इज बीइंग। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है इसमें? ईट है ना। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटन हो गई। ईटन।
तो फूड इज बीइंग ईटन हो गया। ईटन के बाद में क्या करोगे आप? मेन वर्ब के बाद में बाई का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? बाई का प्रयोग करोगे। बाई। अब देखिए आई को किस में चेंज करोगे? आई को मी में चेंज कर दोगे। किस में चेंज कर दोगे? इसका जो ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ है? मी। तो मी में चेंज कर दिया इसको। तो ये आपका पेशिव बन गया फूड इज बीइंग ईटन बाई मी, और ये एक्टिव था। तो एक्टिव से आपने क्या बना दिया? इसका पेशिव बना दिया। फिर देखिए एक उदाहरण और बता देता हूं आपको समझाने के लिए, एक एग्जाम्पल से और समझ लीजिए। देखिए ये लिखा आपके सामने सी कुक्ड फूड। सी कुक्ड फूड। तो वाक्य की आप इसकी पहचान कीजिए। सबसे पहले क्या करोगे आप? पहचान कीजिए कौन सा टेंस है इसमें। ये देखिए कुक्ड कौन सी फॉर्म है, यहां से पहचान हो गई इसकी। कुक्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन से टेंस में आती है? पास्ट सिंपल टेंस में आती है। कौन से में आती है? पास्ट सिंपल टेंस में। तो पास्ट सिंपल टेंस है मतलब इस वाक्य में। तो पास्ट सिंपल टेंस को अभी सार ने बताई थी किस में चेंज करोगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में चेंज करोगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो लिखिए यहां क्या लिखोगे? फूड लिखो आप। क्या लिखोगे? फूड। फूड एक वचन है या बहुवचन? ये देखिए सिंगुलर है या प्लुरल? तो फूड एक वचन है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से बेटा वाज एंड वर। समझ गए? तो वाज है एक वचन के साथ में वाज का प्रयोग हो गया, तो फूड वाज। समझ गए? और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकडी। कुकड की थर्ड फॉर्म कुकडी रहेगी। कुकडी रहेगी इसकी थर्ड फॉर्म। कुक्ड सेकंड फॉर्म भी कुकडी है, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कुकड। इसके बाद में किसका प्रयोग कर देंगे हम? बाई का प्रयोग कर देंगे। समझ गए? बाई के बाद में क्या लिखेंगे? सी। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। क्या होगा? हर। तो ये अपना पेशिव बन गया। तो इस प्रकार से पेशिव बनाए जाते हैं। पेशिव को इस प्रकार से बनाया जाता है। एक्टिव से पेशिव जब हम बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाया जाता है। दूसरी बात यह भी है कि आप जो मेरा पार्ट 2 आएगा, पार्ट कौन सा? 2। आज के लिए काफी है ये। जब पार्ट 2 पढ़ाऊंगा मैं तो आप अपनी जो ये सारणी है इसको याद कर लेना, टेंसेज को भी याद कर लेना। टेंसेज और इस सारणी को चेंज करना, जो भी सारणी लिखाई है आपको उसको याद कर लेना। आप इस सारणी को अच्छी तरह से सारणी याद करके आओगे, और जो प्रोनाउन से संबंधित रूल हैं ये सब पहले लिखा दिए मैंने, ये सब आप क्या करोगे? याद करोगे जाकर के, तो आप आगे समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ पाओगे। तो आपके भले के लिए बोल रहा हूं मैं, आप इनको आप पढ़ लेना। पढ़ने के लिए क्या करोगे आप? क्या क्या पढ़ना है देखिए मैं बताऊं। कोई भी टेंस आप अगर पढ़ रहे हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए, उसकी मेन वर्ब आपको याद होनी चाहिए, तब तो आप पहचान कर लोगे। हमेशा ही पेशिव में कौन सी फॉर्म का यूज करोगे? थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। कौन सी फॉर्म का यूज करोगे? थर्ड फॉर्म का। तो थर्ड फॉर्म यूज करोगे हमेशा ही। और हेल्पिंग वर्ब को किस प्रकार से चेंज करते हैं, तो ये सब सारणी में आ गया। तो पहले जिसको टेंस नहीं आते हैं वो टेंस पढ़िए, जिसको टेंस आते हैं तो वो अपनी सारणी को पढ़िए आराम से बैठ करके कि कौन से टेंस को किस में चेंज करना है। तो ये दोनों काम आपको करने पड़ेंगे इसको पढ़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही काफी था, समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्यक्तिगत रूप से विद्यालय में जब आते हो तो
आकर के व्यक्तिगत रूप से अपना मास्क वगैरह लेकर के विद्यालय में आकर के पूछ सकते हो। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो या कमेंट से आप पूछ सकते हो कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके, थैंक्स।